हेलो 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 हेलो। हाय सिद्धार्थ, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ। सिद्धार्थ, बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर। पहले जब हम कॉल पे बात कर रहे थे आपके बारे में जानने को मिला, तो मुझे लगा कि कोई ऐसी पर्सनालिटी होगा सीरियस टाइप का, और मिलकर लगा कि यार अपने जैसा बंदा है। सो थैंक यू सो मच। मैं इस पॉडकास्ट से क्या उम्मीद कर रहा हूँ एग्जैक्टली वो मैं आपको बता देता हूँ। जितना बहुत मैं आपको जान पाया हूँ छोटे से ड्यूरेशन में, आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन मुझे लगे। सो आपकी बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे। और जब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की बात आती है, हर चीज़ जब पॉजिटिव है उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। सो हम थोड़ा सा डार्क साइड भी डिस्कस करेंगे। Okay. आपने थोड़ा बहुत मुझे बताया कि आपके थोड़े एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं भूत प्रेतों को लेकर, नेगेटिव साइड्स को लेकर, और लोग बड़ा सुनना पसंद करते हैं इन सब चीज़ों को। हम ऑडियंस का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्योंकि पर्सनली जो हमें एंजॉयमेंट फील करते हैं, शायद ऑडियंस को उतना वो कनेक्टेड फील ना हो। सो हम थोड़ा सा डार्क साइड से शुरू करते हैं, एंड जैसे जैसे फ्लो बनेगा मे बी वी कैन स्विच टू मोर स्पिरिचुअल, मे बी मोर माइथोलॉजी वगैरह हम थोड़ा सा कवर कर सकते। कूल। सो क्या और कैसे एक्सपीरियंसेस हैं? आपने बोला कि आप ट्रैवल करते रहते हैं, और जब ट्रैवल करते हैं अलग अलग जगह जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो एक्सपीरियंसेस है वो उसी ट्रैवल जर्नीज़ के दौरान से आ रहे हैं। सो पहला एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत छोटी एज में था। आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। सो ऐसे ही हम इंटर्नशिप में जितने भी लोग थे उनका प्लान बना के चलो भानगढ़ चलते हैं। सो हम भानगढ़ गए। अराउंड 3-4 PM हम पहुंच गए थे वहाँ। ठीक है। सो 5 बजे के आसपास वहाँ से निकलने का टाइम हो जाता है। सो गार्ड सेज के आप आ जाइए बाहर। और वहाँ पे उस टाइम पे आई रिमेम्बर कि हनुमान चालीसा का पाठ होता था उस टाइम 5 बजे तक। और ये हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? लगभग 2012 और 13। ठीक है। सो हाँ, मेरी कैन बी 14, मेरे को आई कैन नॉट रिकॉल, बट हाँ उसी टाइम के आसपास की बात है। तो 5 बजे के बाद अब क्यूरोसिटी हमारे अंदर इतनी थी ना उस टाइम के हमने गार्ड को किसी तरह से मनाया कि हमें रुकने दो अंदर। और उस टाइम पे रुकना बड़ा आसान था। हमने गार्ड को कुछ पैसे वैसे दिए, घूस वूस दी, अंडर द टेबल काम करके हम आ गए। कहते जब मैं चला जाऊँ आप कुछ भी करो, इट्स योर कॉल, बट सुबह आप यहाँ दिखने नहीं चाहिए हो। सो हम रात को वहाँ रुके, सारे दोस्त थे, हमने थोड़ी सी लकड़ी वगैरह थी तो बॉनफायर अंदर जलाई और हम खेलते रहे। 12 बजे के आसपास, 12 से 3 तक हमें पता है कि बैड स्पिरिट्स का टाइम होता है, या नेगेटिव जो पावर्स होती हैं, एनर्जीज होती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं उस टाइम पे। सो हम आपस में बात कर रहे थे, मैं यार 12 से अगर 2:30 के आसपास का टाइम 3 तक का निकल गया ना तो निकल गया, तो और कुछ नहीं होना। बट हाँ, दिन के अंदर भी जब हम वो पूरा किला या वो पूरी जगह एक्सप्लोर कर रहे थे ना, सो हमें कुछ दिखा नहीं बट महसूस हुआ, है ना। महसूस एज इन के मेरे जब एक जीना आता है वहां पे, तो वो सीढ़ी को जब हम चढ़ रहे थे तो कान के पास से बहुत तेज एकदम से आवाज आई। आवाज मतलब हवा, जैसे हवा चल नहीं रही है बट एकदम से शू ऐसी एक आवाज महसूस हुई, है ना। सो वहां से थोड़े से गूज बम्स हुए। मैंने जैसे ही मैं ऐसे खड़ा मतलब चल रहा हूँ, सो आप और हम चारों लोग आगे पीछे हैं, और पीछे वाला मेरे को देख रहा है, मैं पीछे वाले को देख रहा हूँ। क्या था क्या, तो सबको रियलाइज हुई वो चीज़, है ना। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस था। फिर जैसे जैसे टाइम होता गया, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए ना कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ थी, किस तरह से वो यार देखो हरकत करते हैं सब। देखो, नेगेटिव पावर तो है, एनर्जी तो है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, भगवान है तो भूत भी है, पिशाच भी है, जिन भी है, सब है ना। तो वो आप एक वो कहा यह जाता है कि आप उनकी टेरिटरी के अंदर अगर आप जाके उनके साथ रहने की कोशिश करोगे तो आपको वो ये तो जरूर बताएंगे कि हम एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। सो वो उनका एक तरीका है आपको बताते रहना कि आप हमारी टेरिटरी में आए हैं, घूमो और जाओ, हमें बॉदर ना करें। राइट। सो आई पर्टिकुलरली फील कि आप जब तक दिन में घूम रहे हो, दिन के अंदर वहाँ पे कोई इंसिडेंसेस भी नहीं हुआ। आज तक मैंने भानगढ़ के बारे में नहीं सुना कि कोई अंदर गया या मर गया या उसके साथ ऐसा हो गया। तो वो सारी चीज़ें वहाँ नहीं हुई है। लेकिन जब टाइम ढलता है तो वो जब एक्टिवेट हो जाती है नेगेटिव एनर्जीज, सो वो उस टाइम के ऊपर आपको थोड़ी ज़्यादा फीलिंग होने लग जाएगी। एक तो आप ऑलरेडी डरे हुए हो, है ना, आप गए हो, आपको
आपके दिमाग के अंदर, दिल के अंदर है कि भाई मैं आया हूँ ऐसी जगह पर, रात को तो जरूर दिखेगी, कोई सफेद कपड़े वाली ना दिख जाए, है ना, उल्टे पैरों वाला कुछ ना दिख जाए, दिमाग के अंदर तो रहता ही है ना। सो वो एक एक्सपीरियंस हमेशा रहेगा जब तक आप उसके अंदर हो। फिर उसके बाद जब हम रात हुई, बॉनफायर जला ली, सो उसके बाद हमें महसूस होने लगा कि हमारे आसपास भी कुछ है, मतलब हमारी बॉडी हैवी होने लग गई थी थोड़ी, है ना। मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ, कि अगर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, सो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें कोई रोक रहा है, ठीक है। फिर जब हम ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा उठे, आगे पीछे देखने के लिए, तो ऐसा लगा कि हमें कोई पीछे भी खींच रहा है। सो इस तरीके के एक्सपीरियंस थे भानगढ़ में। रात को हमें परछाइयाँ बहुत दिखी वहाँ। हाँ, परछाइयाँ एज इन के कोई एग्जिस्टेंस किसी की नहीं है, लेकिन परछाई जरूर दिखी। वो आप कह सकते हो कि मृग तृष्णा हो सकती है, मिराज भी हो सकता है हमें, या भ्रम भी हो सकता है, बट मैं मानता नहीं हूँ कि किसी कोई ना कोई तो अपने आप को दिखाना चाहता है कि भाई हम हैं यहाँ पे, आप तुम लोगों को जानना चाहिए। उस दिन से फिर हमें रियलाइज हो गया कि नहीं, ज़्यादा अब उन लोगों की टेरिटरी के अंदर आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो शांति से वहाँ है, आप क्या करोगे वहाँ जाके, है ना। सो मेरा वो पॉइंट वहाँ, उसके बाद फिर मैंने कभी जाने की इच्छा भी नहीं जताई वहाँ पे। अच्छा, ये भानगढ़ के बारे में मैंने बड़ा सुना है, तो ये क्या ऐसे ही खुला रखा हुआ है लोगों को? हाँ, मतलब भानगढ़ जाने का सबसे आसान रास्ता जो है वो आप गुड़गांव से अलवर जाए, अलवर से सरिस्का वाला रास्ता लेंगे, और सरिस्का से ज़्यादा दूर है नहीं। सो वहाँ दिन के अंदर 5 या 6 बजे तक वो खुला होता है। उसके बाद एंट्री आपकी हो जाएगी, आप घूमे। 5 बजे के बाद वो अब बंद करने लग गए हैं। अब पूरा का पूरा आप, वो जो गार्ड्स हैं वहाँ पे बैठे हुए, वो पूरा उसका टूर लेके आएंगे, और वहाँ पे अगर कोई मिलता तो उसे बाहर निकालते हैं। हाँ, अब वहाँ पे एंट्री बैंड है, 100% बैंड है, जितना मैंने सुना है। और इसके पीछे का रीजन कुछ पता लगा कि ऐसा क्यों होने लगा? यार, अभी थोड़े टाइम पहले पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट गए थे वहाँ पे। सो वो जो एनर्जीज की, जब हम गए थे उस टाइम पे, जो पैरानॉर्मल मीटर था के अंदर जो रिकॉर्डिंग्स आती है ना, वो बड़ी नॉर्मल सी थी, है ना। अब वो बहुत ज्यादा थी। 2018 या 19 के अंदर मैंने देखा था, कुछ BBC से लोग आए थे, और कुछ शायद फिनलैंड के अंदर जो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट है ना, वो बहुत फेमस है। सो वो आए, उन्होंने पूरी रिसर्च की, 5 से 7 दिन वो वहाँ रुके। उस टाइम पे सारे टूरिस्ट बैंड थे अंदर आना। सो उस टाइम पे उन्होंने जो मीटर दिया पैरानॉर्मल एक्टिविटी का, वो अराउंड द वर्ल्ड एक डेंजर मार्क से ऊपर आया। सो इसलिए वो रात को बिल्कुल बंद करने का डिसीजन लिया गया। हाँ, सो ये था। इसके बाद फिर और क्या क्या हुआ आपके साथ? फिर हम थोड़े बड़े हुए, जैसे 2017 या 18 के आसपास की बात है शायद। सो हम ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी निकल गए, मतलब राजस्थान घूमने का। ये जितने भी लोगों के साथ कुछ ना कुछ होता नहीं, सारे क्यूरियोसिटी वाले लोग होते हैं। सब में कीड़ा होता है, देखना इधर आए देख। मतलब उस टाइम तो हम ऐसे नहीं गए थे कि हमें वहां जाना है, बट हम निकले थे लौंगे वाला जाने के लिए, बॉर्डर, ठीक है। सो वो था कि हम अब निकले हैं तो पूरा का पूरा राजस्थान एक गो के अंदर करके वापस आएंगे। सो हम यहाँ से उदयपुर से बीकानेर से रेगिस्तान जहाँ मैं नाम भूल गया उसका, जैसलमेर, और जैसलमेर से फिर आगे। सो जैसलमेर से 200 किलोमीटर आगे पीछे के डिस्टेंस के ऊपर जाते हुए आते हुए वो कुलधरा एक गाँव है, ठीक है। तो हम जैसलमेर पहुंचे तो ऐसी ही आपस में बात हुई कि भाई जब आई गए तो एक बार जब भानगढ़, अच्छा सिमिलैरिटी बताता हूँ, भानगढ़ जाने वाले भी वही लोग थे जो कुलधरा जाने वाले भी वही लोग थे जो भानगढ़ गए थे, ठीक है। सो अब बात हो गई, मैं कहता यार एक बार गए थे तो अब कुलधरा भी चल ही लेते हैं। तो मना किसी ने नहीं किया, तो हम चले गए। तो उस टाइम पे हम कैसे जा रहे थे कि मैं बुलेट पे था और बाकी सारे लोग सफारी में थे, ठीक है। सो हम लोग गए तो रात को मेरे ख्याल में हम जैसलमेर रुक गए। अगला दिन हमने पूरा ऐसे ही कुलधरा के अराउंड कुछ, मतलब 5 बजे के आसपास हम कुलधरा की बॉर्डर के आसपास थे। कुलधरा में एंट्री हो गई थी शायद हमारी, और सर्दियों के दिन थे। तो 6 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा होने के बाद हम जैसे ही कुलधरा के अंदर एंटर करते हैं, सो पहले गाड़ी के 2 टायर पंचर हो जाते हैं, है ना। सो और कुलधरा हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है। आई कैन वाउच फॉर इट कि आपको वहां 1 घंटे के अंदर वो आपको ऐसा एक्सपीरियंस दे देगी कि आपको कभी हुआ नहीं होगा। अब एक गाड़ी के 2 टायर पंचर होना, एक सीधी रोड के ऊपर जिसके ऊपर कुछ नहीं गिरा हुआ
है ना, यू कैन इमेजिन कि किस टाइप की पावर है और किस टाइप का डिनायल है उस टेरिटरी में एंटर करने के लिए। उसके बाद मैंने बोला कि चलो तुम लोग रुको यहीं पे, मैं आगे मैकेनिक देख के आता हूँ या पंचर वाले को देख के आता हूँ। यू वोंट बिलीव, मैं आई वॉज 67 68 एंड बुलेट राजेश खन्ना के टाइम की 1970 या 80 मॉडल, मैंने उसकी किक मारी और वो किक टूट गई। वो तो किक पैरों को तोड़ देने की वो हाँ वो जानी इसलिए जाती है पुरानी, और वो लोहा है, पुरानी वाली बुलेट और आज की बुलेट में बहुत डिफरेंस है। सो इट वाज अ एंटीक पीस फ्रॉम माय वन ऑफ माय अंकल्स। सो बोले कि तू ले जा। अब वो बाइक किक टूटना ना वो एन इंडिकेशन के भाई आप लोगों को इनविटेशन नहीं है यहाँ पे। अब हम करें भी क्या, तो हम कुछ किया ही नहीं। और वहाँ पे मतलब एंट्री करने के बाद एक जो विलेज है, विलेज से थोड़ा सा आगे हम धक्का वक्का मार के सफारी को भी थोड़ा बहुत, सफारी तो हमने वहीं छोड़ दी, बाइक के साथ साथ हम आगे चले गए। तो वहाँ पे पीपल का पेड़ है, मतलब बिल्कुल ऐसा आपने देखा होगा ना मूवीज के अंदर के कुछ नहीं है, ना बंदा ना बंदे की जात, और सिर्फ आपको एक पीपल का पेड़ दिख रहा है। अब पीपल का पेड़ देख के तो इंसानों को वैसे डर लगेगा रात को, क्योंकि इट्स अ प्लेस फॉर ऑल नेगेटिव एनर्जीज एट नाइट। सो वो एक एक्सपीरियंस रात का है कि वहाँ जो रात को हमने बंद सफारी के अंदर सब सोए हैं और कुछ भी आता जाता दिख रहा है, और जो फटी के अंदर हम रात को रहे हैं, वो नेक्स्ट लेवल चीज थी भाई। मतलब ऐसा कुछ दिखा नहीं, बट वो 2 इंसिडेंट्स जो हुए ना बैक टू बैक, उसने मतलब हमें एहसास दिला दिया कि आप नहीं आ सकते, आपको परमिशन है ही नहीं। और रात का स्टे कुलधरा के अंदर मैं मानता हूं कि अगर कोई भी इंसान जिसको हार्ट का इशू है वो वहां नहीं रुक पाएगा शायद। इतना खतरनाक, इतना मतलब आई कुड फील माई हार्ट बीट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। जितनी रात मैं वहां रहा, जितना टाइम रात को मैं वहां रहा या हम सब रहे, वी कुड फील ईच अदर के भाई आज अगर जिंदा रहे तो वापिस कुलधरा की तरफ कभी नहीं आएंगे। तो सिद्धार्थ ऐसा होता क्या है, थोड़ा सा हमें इमेजिन करवाओ ताकि हम ही यहाँ बैठे बैठे सोच सके कि मतलब आप सोचो कि एनवायरनमेंट अपने आप को एक फीलिंग दे दो कि आपको कोई इंसान नहीं दिख रहा है और आपके साथ में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, आपको दिख रहा है, महसूस हो रहा है कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। आपने एक कहानी सुनी है निधिवन है? नहीं। आपने वृंदावन के अंदर निधिवन है। हाँ जी। तो निधिवन के अंदर ये कहा जाता है कि रात को कृष्ण भगवान जी अपनी गोपियों के साथ में रासलीला करते हैं, राइट। सो जितने भी क्यूरियस लोग थे ना, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से रात को वहां रुकने की कोशिश की, राइट, एंड दे वर ईदर फाउंड डेड और दे गॉट मेंटल। यस, ये कब की बात है? ये आप न्यूज़पेपर के अंदर या इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे निधिवन इंसिडेंसेस, सो आपको पता चल जाएगा। ये तो हम बात कर रहे थे नेगेटिव पावर्स की, मैं आपको पॉजिटिव एनर्जीज के बारे में बता सकता हूँ कि अगर भगवान ने कहा है कि भाई आपको इस वन के रात को द्वार बंद होंगे तो वो होंगे, राइट, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? इसके साथ में एक और चीज थी जो लेटेस्ट इंसिडेंस आया था, मेरे को ईयर याद नहीं है, जो मैंने लेटेस्ट पढ़ा था उसमें ये था कि जो लास्ट पर्सन हु स्टेड इन निधिवन रात को उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। उसका रीजन क्या निकला कि उनके जितने भी ओपनिंग्स होती हैं बॉडी के अंदर वो सब बंद थी। एवरी सिंगल ओपनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी वाज क्लोज्ड, ही कुड नॉट ब्रीथ, ही फ्रॉम नोज, माउथ, ईयर्स, everything was closed. So this was the reason of the death, right? So नेगेटिव एंड पॉजिटिव पावर्स का जो एक पृथ्वी के ऊपर जो उनका एरिया है ना, और जो जहाँ पे वो रह रहे हैं या उनकी एग्जिस्टेंस है, और वो नहीं चाहते कि आप उस टाइम पे आए वहाँ पे, आप मत जाइए। सो मैं तो भगवान में ज़्यादा बिलीव करने वाला इंसान हूँ भाई। मैं इन चीज़ों से ज़्यादा, भगवान से ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ पितरों में। अच्छा, पितृ जो होते हैं, सो एक कहावत है, कहावत भी नहीं है, मतलब मैंने हमेशा ये माना है कि जो पितृ होते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं, दे ब्लेस यू मोर देन गॉड्स, राइट। मैं पूछने वाला था ऐसा क्यों भगवान से ज्यादा? सी, आपके भगवान ने अपने रूप में आपके माँ बाप को भेजा है ना। सो हो सकता है कि भगवान को 104 मतलब कितने 600-700 करोड़ लोगों को देखना है पूरी दुनिया के अंदर, आपके एंसेस्टर्स को सिर्फ आपको देखना है। मतलब बॉस है, उसने मैनेजर्स आपको दे दिए। हाँ,
सो वो जो मैनेजर है ना वो आपका हमेशा ख्याल रखेगा। देयर इज अ पॉइंट कि डायरेक्टर तक आपकी बात ना पहुंच पाए, बट इफ मैनेजर इज देयर, मैनेजर आपकी बात डायरेक्टर तक जरूर पहुंचा देगा। राइट। सो इस तरीके से अगर ये हायरार्की लेके चलेंगे हम, सो योर एंसेस्टर्स आर देयर हर हाल में आपके साथ में। सो एक और इसके साथ में कहानी है, जो एंजल्स नंबर होते हैं अगर आपको वो दिखते हैं, सो उस टाइम के ऊपर आपको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। द मोमेंट यू सी एंजल नंबर्स 11 and 12 particularly and 11 जस्ट थैंक्स। क्या सिग्निफिकेंस? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जितना पढ़ा गया है उस टाइम पे, जितना आपको जितना दिखता है, सो इट मीन्स के योर जो एंसेस्टर्स हैं और योर एंजल्स, दे कैन बी योर एंसेस्टर्स, उसका कोई रिलेशन नहीं है। बट आप मिथ मानना है, मिथ मान लो, है ना। आप अच्छे मन से किसी चीज को मानोगे तो आपके लिए हर चीज पॉजिटिव रिजल्ट जरूर लेके आती है। तो वो जो रिलेशन है, आई डोंट नो, बट मेरे को हमेशा वो फ्रूटफुल रहा है। सो व्हाई डू इट रिलीजियसली। आपने कहा मिथ मानना है तो मान लो, और मिथ से ना मैं आजकल बड़ा ये नया सीखा है मैंने, माइथोलॉजी को लोग मिथ से जोड़ते हैं कि माइथोलॉजी कम्स फ्रॉम मिथ। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? यार देखो, किताबें सब के पास हैं, साइंस की भी किताब है, माइथोलॉजी की भी किताब है ना। आपको अगर मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने सुना है, मैं कहता हूँ वेद और उपनिषद, आप दो चीजें पढ़ लो, आपका विज्ञान उसके अंदर आ जाएगा और आपके मिथ कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं जब पढ़ूंगा तब आपके पास पॉडकास्ट पे दोबारा आ जाऊंगा और तब उसके ऊपर बात कर लेंगे, है ना। सो अगर आपको कोई चीज मिथ लगती है तो आपको उसकी सिग्निफिकेंस को प्रूव करने में भी फिर उतना इंटरेस्ट होना चाहिए जितना इजीली आपने उसको मिथ बोल दिया, है ना। मैं कह रहा हूँ कि मेरे को नहीं पता, पर मैं आपको इतना सिग्निफिकेंस दे सकता हूँ कि भाई आप ये चार चीजें पढ़ लो, उपनिषद और वेद, आपको उसके अंदर सब चीजें मिल जाएंगी। तो साइंटिफिकली आजकल जो जितनी भी चीजें हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, आजकल ऑर्गेनिक का बहुत जमाना है। ऑर्गेनिक के नाम के ऊपर आपसे 1000 रुपए एक्स्ट्रा लेके वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। सो आप उसकी सिग्निफिकेंस आपको अपने वेदों के अंदर या आपके जो हमारा आयुर्वेद है उसके अंदर मिल जाएगी। आप जो चीज अपने घर के अंदर उगा सकते हो, आप उसके लिए अमेजोन से मंगाने के लिए 1100 रुपए देते हो, है ना, या 500 रुपए देते हो, या पैसे दे के मंगाते हो। देयर इज नो पॉइंट। बिल्कुल। अच्छा सिद्धार्थ, हमने नेगेटिव एनर्जीज की बात करी और उसका कैसे आप पे इम्पैक्ट रहा, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, वो बात करी। अब जब नेगेटिव एनर्जीज का जिक्र हो रहा है, अब हम पॉजिटिव की तरफ भी चलते हैं। आप मुझे ये समझाइए या फिर ये बताइए कि पॉजिटिव एनर्जीज का आपकी ज़िंदगी पे क्या और कैसा इम्पैक्ट रहा है, या फिर क्या एक्सपीरियंसेस है पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर? यार पॉजिटिव एनर्जी मतलब, पहली चीज़ तो मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, है ना। सो मेरा माइंड सेट ही पॉजिटिव है। मैं कुछ नहीं भी मिल रहा होगा सो उसके अंदर दूसरा तरीका ढूंढ सकता हूँ कि इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। गिव अप वाला मेरा माइंडसेट नहीं है। यू फाइंड अ वे, हाँ, टू डू समथिंग, इट विल वर्क, है ना। सो वो नैरेटिव जो आप सेट करते हो उससे आपको पॉजिटिव एनर्जीज की अनुभूति जरूर होने लग जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको मानना है तो मानो, आई बिलीव इन एंजल नंबर्स एंड इट कम्स आउट टू बी फ्रूटफुल फॉर मी, है ना। उस तरीके से मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ। मतलब मेरे दादाजी ने बचपन से ही मेरे को शिव जी की आराधना करना सिखाया, है ना। जो उनके मंत्राज हैं वो मेरे को रिसाइट करने सिखाए, पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन के साथ। क्या बात। फिर डिफरेंसेस जो होते हैं कि अब सही प्रोनाउंसिएशन का और गलत प्रोनाउंसिएशन का क्या इम्पैक्ट होता है वो आपको बड़ा ज़रूरी पता होना चाहिए, है ना। और पॉजिटिव एनर्जीज से रिलेटेड ये है कि अगर मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें रिसाइट करते हो सो आपके अराउंड पॉजिटिव ऑरा और पॉजिटिव एनर्जी अपने आप क्रिएट हो जाता है ना। सो अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, तो मेरे को आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी नज़र आ रही होगी या मेरे को फील हो रही है। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे को कुछ अलग सा फील, खराब सा फील हो रहा है। मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को बात करने में मज़ा आ रहा है। सो वो सारी चीज़ें आपको अनुभूति हो जाती है उन चीज़ों की। पॉजिटिव एनर्जी के अंदर मेरे दादाजी के साथ ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि पर्टिकुलरली मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। ही वॉज अ माइथोलॉजिस्ट। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है और मेरे साथ ही एक्सपीरियंस की है, या मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस किया, सॉरी टू से। उनका रूटीन ऐसा रहता था कि 108 माला जपना दिन की, ओम नमः शिवाय की हो गई, फिर
उनका रूटीन ऐसा था कि अलग अलग मंत्र उन्होंने सिद्धि वगैरह भी प्राप्त की थी किसी किसी चीज़ के अंदर। जैसे महामृत्युंजय की उन्होंने पर्टिकुलरली उनका जो रूटीन बन गया था ना, वो 1 घंटे के अंदर 100 माला के आसपास कर लेते थे लगभग। तो वो दिन के अंदर उनका दिन में 2 ही काम थे। वो दिन में सुबह उठते थे, नहाए धोए, पूजा करने बैठ गए, 3 साढ़े 3 घंटे उनका एक पहला रूटीन था पूजा का। उसके बाद वो लंच करते थे, सो जाते थे। उसके बाद उठे, शाम को अपने पूजा करने फिर बैठे और फिर रात को खाना खा के सो गई। इस रूटीन के अलावा मैंने उनका कोई रूटीन नहीं देखा। दूसरा, वो वृंदावन बहुत जाते थे, परिक्रमा लगाते थे गोवर्धन की, है ना। और ऐसे ही मतलब माइथोलॉजी ट्रिप्स पे ही रहते थे वो ज़्यादातर, मंदिरों के अंदर गए। सो वहाँ से हमने ये तो पता सीख लिया कि आप जितना भगवान के क्लोज रहोगे, आपका ऑरा और आपके आसपास की एनर्जीज पॉजिटिव जरूर रहेंगी। सो एक वो भी कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्तो महाकाल का, है ना। सो उस हिसाब से कि आप पॉजिटिव एनर्जी अगर आपके आसपास है, सो दे वुड एनकरेज यू टू डू पॉजिटिव थिंग्स, राइट। सो आपको गलत काम पे जाने ही नहीं दिया जाएगा ना। सो वो पॉजिटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट होता है अगर आपके आसपास वो सब है तो। सो मैंने आज तक, मेरे को नहीं लगता कि मैंने अपनी लॉस्ट सेंस के अंदर भी किसी को दुख देना चाहा होगा, है ना। सो वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। मतलब मेरे को ऐसा सपना भी नहीं आया होगा कि मैंने कभी किसी को मर्डर कर दिया या किसी को मार दिया, लड़ाई हो गई किसी के साथ। लड़ाई तो खैर कॉलेज वॉलेज के अंदर जब बच्चे होते हैं तो वो अलग चीज हो जाती है, बट हाँ ऐसा माइंडसेट नहीं है। मतलब मैं उस माइंडसेट, आपका एक माइंडसेट ये हो जाता है कि अब आजकल इतना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, कि आपको ये लगेगा कि अगर मैं साल का 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ और मेरे साथ में बैठा हुआ मेरा दोस्त 1 करोड़ 20 लाख भी कमा रहा है ना, तो मैं ये सोचने लग जाऊंगा, अगर नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव माइंडसेट होगा कि यार इसका काम कैसे खराब करूं, है ना। ये नहीं सोचूंगा कि मैं और आगे कैसे बढ़ूं या इसको साथ में लेके और हम 2 करोड़ का काम कैसे कर सकते हैं। वो नहीं माइंडसेट होगा। अगर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी होंगी तो पॉजिटिव एनर्जी होगी तो उससे बात करेंगे, यार 1-20 पे तू पहुंच गया, चला दोनों साथ में काम करते हैं, ऐसा करते हैं, 3-4 करोड़ का धंधा बनाते हैं साल के अंदर और देखते हैं क्या होता है ना। सो वो माइंडसेट आपका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी से ही हो सकता है। नेगेटिव अगर आपका थॉट, आप नेगेटिव माइंडसेट क्या है, आपने डेली सोप्स देखे होंगे, कोमोलिका इज अ नेगेटिव माइंडसेट, है ना। तो उस तरीके के कैरेक्टर्स आपको नेगेटिव एनर्जी तो देंगे, वो नेगेटिव एनर्जी से तो आएगा, और कहाँ से आएगा। सिद्धार्थ, हमने नेगेटिव पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लोग बड़ा सुनना चाहते हैं। अदर दैन द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड, बड़ा घूमते हैं आप और दिल्ली में बड़े प्लेसेस हैं, मुझे थोड़ा बहुत पता है। आपको कुछ पता है क्या दिल्ली में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस? यार दिल्ली के अंदर एक तो सीपी में एक वाइट हाउस है, और सीपी में ही एक सीपी के पास एक जगह है उग्रसेन की बावली, सुना है, वो है। और मैं भी गया हूँ, पर दिन में गए थे कॉलेज टाइम पे ही। और एक है द्वारका सेक्टर 9 का फ्लाईओवर। सो उसका तो मेरे पास एक मेरे चाचा जी हैं, एक कज़न चाचा जी है, तो वो और उनके फ्रेंड द्वारका सेक्टर 9 के फ्लाईओवर को क्रॉस कर रहे थे किसी शादी में जाने के लिए। सो वहाँ पे कहते हैं कि एक फीमेल स्पिरिट है, सो उनका एनकाउंटर हुआ है। अच्छा, रियल टाइम एनकाउंटर हुआ है कि वो जैसे ही चढ़े, मतलब वो गाड़ी चला रहे हैं, उनका दोस्त साथ में बैठा है, तो जो दोस्त बैठा है उन्होंने जो स्पिरिट है वो गाड़ी की स्पीड के साथ साथ चल रही है। तो उन्होंने बोला कि मन्नू कहते कि हाँ। मन्नू कौन आप? नहीं, मन्नू मेरे चाचा जी जो गाड़ी चला रहे थे, कहते मन्नू। तो वो जैसे इधर देखते हैं, कहते भाई जो चल रही है चलने दे, आपने हनुमान, हाँ आप अपने हनुमान चालीसा पढ़ते रहो और निकल जाओ। तो ये मेरे को सुन के इतना टेरिफाइंग एक्सपीरियंस है। सो जब से ये सुना है ना, आई वुड बी ऑनेस्ट, मैं उस द्वारका सेक्टर 9 के फ्लाईओवर के साइड आसपास कभी नहीं गया हूँ नेवर। मतलब स्ट्रांगली मानते हैं? मैं हाँ बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ। और ये इंसिडेंसेस मैंने एक बार नहीं बहुत सारे लोगों से सुना है, और ये तो न्यूज़ चैनल पे भी आया हुआ है द्वारका सेक्टर 9 का। हाँ, ये आज तक ने कवर किया है या जी न्यूज़ ने कवर किया, ये एक बार कवर हो चुका है ना। तो ये एक और एक्सपीरियंस था जो मेरे बहुत क्लोज है। ही इज़ नाउ इन मिलिट्री, ही इज़ अ मेजर इन आर्मी। सो वो उनको हो गए 10 साल।
सो उनका एक्सपीरियंस था ये। एक और एक्सपीरियंस है मेरे दादाजी का, मतलब मैं बता देता हूँ यार, याद आए जा रहे हैं, चीजें खुल रही हैं। सो माई ग्रैंडफादर वाज आल्सो अ क्यूरियस मैन, राइट। तो उन्हें इन चीज़ों के अंदर माइथोलॉजी, रूह, आत्मा, इनके अंदर बड़ा इंटरेस्ट था। सो वन फाइन डे उन्होंने उनका एक फ्रेंड था, सो उन्हें रूह बुलानी आती थी, है ना। सो आपने देखा होगा पुराने टाइम में कि शीशे के अंदर बुलाते थे। सो उनको इतना शौक हो गया था कि उन्होंने एक शीशा सिर्फ उस चीज़ के लिए बेल्जियम से इंडिया इंपोर्ट किया था। सो ही वाज दैट क्रेजी। एक बार मतलब कोई चीज़ उन्हें आ जाती थी तो ही वांटेड टू डू इट विद परफेक्शन, और उसके लिए उन्होंने द स्ट्रॉन्गेस्ट शीशा ही इम्पोर्टेड फ्रॉम बेल्जियम। बेल्जियम इज़ फेमस फॉर मिरर्स, लेड के लिए बहुत फेमस है। सो वो उन्होंने बुलाई। अब आप जब रूह को बुलाते हो ना, सो इट्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस। मैंने सुना है कि जब वो आती है तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, बट रिगार्डलेस हो सकता है कि उस टाइम पे उन्हें ये किसी ने ना बताया हो, बट हमें आज ये पता है। तो उन्होंने बुलाया, और बुलाने के बाद एक बार जब वो आई तो वो आ गई उनके बुलाने पे। सो उनके बुलाने पे आई तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे, उसके उन्होंने सही जवाब दिए। उन्हें लगा कि हाँ, जब ये सही जवाब दे रही है तो मैं जो फ्रीक्वेंसी थी उन्हें बुलाने की वो बढ़ गई, राइट। सो जब मैंने आपको बताया कि वो इरिटेट हो जाती हैं या बार बार बुलाने से तकलीफ होती है, तो उसका रिवर्स इम्पैक्ट भी हो सकता है आपके ऊपर। सो एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड, राइट। तो जब वो लास्ट टाइम उन्होंने बुलाया उन्हें, तो जो स्पिरिट आई, जो बार बार आई रही थी उनके बुलाने पे, द सेम स्पिरिट वाज कमिंग बैक एंड फोर्थ। सो लास्ट टाइम इट स्लैप्ड हिम। क्या बात है। यस। वो किसी फिजिकल फॉर्म में आई थी या फिर ऐसी? सी, वो तो अनुभूति है ना। जब मेरे कान के बराबर से हवा इतनी तेज जा रही है तो मेरे को अनुभूति हुई, है ना। जब वो थप्पड़ पड़ा तो वो किस चीज से पड़ा? आउट ऑफ नोवेयर पड़ा, ठीक है। वो नोवेयर शीशे में से हाथ थोड़ी निकल के आया, ऐसा नहीं हुआ। बट वो जो इम्पैक्ट था गाल के ऊपर, वो थप्पड़ जैसे ही था। सो ऊपर आए उन्होंने, मेरी दादी अम्मा को हम अम्मा बुलाते हैं, तो अम्मा को बताया कि आज तो बेगम रूह ने ना थप्पड़ मारा। तो आज भी हम ये मजाक, ये इतना हंसी का पात्र है ये वाली घटना हमारे घर के अंदर। सो मेरे जितने भी दूर के कजन है या हम बैठे होते हैं और हम जब ये बात करते हैं बेगम रूह ने मारा, तो सबको हंसी आ जाती है, राइट। बट हाउ इम्पैक्टफुल इट हैड बीन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई सुपर नेचुरल पावर टाइप की एनर्जी होती है वो। तो वहां से आपको कुछ भी कोई हर्ट किया या थप्पड़ लगना, इट्स अ बिग थिंग, राइट। कि वो आपका पूरा का पूरा विश्वास हिला सकती है वो चीज। फिर उन्होंने बुलाने का फिर दूसरा तरीका ढूंढा। सो अभी तो जैसे आपने देखा होगा वो टीवी के ऊपर देखते हैं कि टेबल रख के यूज करके तिपाई पे बुलाते हैं। सो देन वो तिपाई वाला तरीका यूज होने लगा। उसके ऊपर मैं खुद बैठा, मैं पहले मानता था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, कैसे आ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई वॉज इन 10th और मे बी इन 11th स्टैंडर्ड। सो तो उनका जो उनके फ्रेंड थे वही आते थे, तो उनके पास एक गोल टेबल थी जिसके नीचे 3 पैर थे, है ना। सो जैसी ये टेबल है आपकी, सो इसके ऊपर 3 लोग बैठते थे, और आपके आसपास कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए। दिस इज द रिक्वायरमेंट। आपके रूम के अंदर कोई भी लेदर नहीं होना चाहिए, कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए जहाँ आप बैठे हो, पर्टिकुलरली उस टेबल पे, और उन 3 लोगों के पास नहीं होना चाहिए। सो जब हम बैठे थे, तो जब वो आती है ना, तो आने के बाद वो जो टेबल होती है वो अपने आप जमीन से लिफ्ट हो जाती है, राइट। सो अब मैं उस चीज को कैसे डिनाई करूं कि जिस चीज के ऊपर मेरा हाथ है और वो पावर की वजह से अपने आप ऊपर उठ रहा है, मतलब टेबल के ऊपर हाथ रख के विदाउट अ ग्लू, किसी इट्स इम्पॉसिबल टू उसको ऐसे उठा देना, राइट। चिपक के, हाँ, अंटिल अनलेस कोई ग्लू नहीं लगा तो वो उठ ही नहीं सकती है। और 3 लोग हम बैठे हैं साथ में, वो उठ गई, है ना। पहली बार तो मेरे लिए इट वाज कि ये क्या हो रहा है ना। और मैं फुल फेथ के साथ नहीं बैठा था, है ना। सो आप समझने की कोशिश करो, एक इंसान है, उसका फेथ नहीं है उस चीज के अंदर, और वो किसी काम को कर रहा है ना। तो मैं बेमन से कर रहा था। तो जैसे ही वो टेबल उठी ना, मेरा जो डगमगाया हुआ फेथ था, वो पहले तो फेथ में बदला कि कुछ तो हुआ है भाई, है ना। और जब वो इतनी सेंसिटिविटी वाला टाइम होता है कि यू डू नॉट वांट टू मेस इट,
राइट। तो हम बैठे रहे, मेरे कोई मतलब मेरे अंदर मेरे से पूछा कि तेरा कोई सवाल है, तुझे कुछ पूछना है, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, राइट। सो अब वो आंसर कैसे करती हैं? ईदर दे वुड बी टेलिंग यू इन नंबर्स और दे वुड बी टेलिंग इन येस और नो, राइट। इनकी लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज यही है। सो अगर उन्हें पूछना है कि कितने साल के बाद ये चीज़ हो जाएगी मेरे जीवन के अंदर, सो वो जो टेबल है वो ऐसे ऐसे उतने टाइम्स होगी, राइट। और अगर आपने पूछना है कि अगर आपका जवाब हाँ है तो एक बार ऐसे होगी, और अगर नो है तो 2 बार ऐसे होगी। सो दिस इज हाउ दे डू इट, है ना। कि लैंग्वेज, आवाज़ तो आएगी नहीं, और जब आपने पूछना है तो वो सिर्फ ऐसे खटकों में आवाज आंसर देते हैं। सो दिस इज द एक्सपीरियंस दैट आई हैड टिल जब तक माय ग्रैंडफादर डाइड इन 2018, और 2011 और मे बी 9-10 तक वो कर रहे थे ये। उसके बाद फिर हमने खुद ही बंद कर दिया। अच्छा सिद्धार्थ, ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है, लेट्स से ये थोड़ा सा शायद चैलेंजिंग हो सकता है आपके लिए, कि एक इंसान है वो बड़ा पॉजिटिव है, पूजा पाठ मंत्र जाप सब करता है, अब क्या वो उसकी जब डेथ हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगा? नहीं, क्यों हो जाएगा नेगेटिव? नेगेटिव एनर्जी हम किसको? सी, नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो अनसर्टेन डेथ होती है ना, जो अकाल मृत्यु जो होती है, 90% केसेस के अंदर जिन आत्माओं की मुक्ति नहीं हुई होती वो नेगेटिव आत्माओं में बदल जाती है। दूसरा, जितना मैंने सुना है या देखा है या किसी से कहीं पे पढ़ा है, जो स्पिरिट्स होती है ना, उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी उनकी एज पे डिपेंड करती है। मैं आपको बताता हूँ। और उसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा है ना, आप उसको बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर लोगे क्योंकि उसकी एज कम है, राइट। सो मैनिपुलेशन ऑफ स्पिरिट्स जो हो जाती है किसी स्पिरिट के साथ जिसकी जो छोटी एज होती है, वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है बाय फोर्स, बाय तांत्रिक जो ये सब होते हैं, वो इस तरीके से करवाया जाता है काम। सो ईदर विच वेज, उसके ऊपर मैं ज्यादा आपको डीप इनसाइट तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा इतना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, बट हाँ, जितना मैंने अभी सुना था या अभी जितना मैं इसके ऊपर पढ़ पाया हूँ, वो ऐसा ही होता है कि स्पिरिट मैनिपुलेशन के ऊपर ना एक बड़ा अच्छा पॉडकास्ट देखा था मैंने। अच्छा। हाँ, सो उसके अंदर उन्होंने बताया, शायद अक्षत गुप्ता जी का, ठीक है, उनका था या किसी और स्कॉलर इंसान का था, बट बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। सो उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो छोटी कम एज की स्पिरिट होती है, आप उससे ही नेगेटिव काम करा सकते हो आपको, और फिर उनको जब कैद किया जाता है, उनको त्रस्त किया जाता है, वो इतनी नेगेटिविटी उनके अंदर भर जाएगी। आप सपोज करो, आप हो, आपको एक कमरे में बंद कर दिया, आपको एक कमरे में बंद करने के बाद आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स दिए जा रहे हैं, नेगेटिव काम बताए जा रहे हैं, आपके आगे सिर्फ कुछ भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, उसके ऊपर भी नेगेटिव कैरेक्टर्स, आपके पूरे मतलब जो भी सर्कल है या आपका पूरा एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव हो गया है। वो नेगेटिव होने की वजह से आपके जो थॉट्स होंगे वो भी नेगेटिव होंगे। आप पॉजिटिव करोगे कैसे? है ना। आपका जो सहारा था, आपसे वो ले लिया कि मेरा जो विचार है, विचारों के अंदर या तो आप इतनी साधना कर चुके हो कि आपके ऊपर सिर्फ आपके विचारों का कंट्रोल है ना। तो इसीलिए जो कम एज की स्पिरिट होती है वो मैनिपुलेट हो जाती हैं, बड़ी जो एज के होते हैं वो नहीं हो पाते। सो यही जो, इसलिए जो छोटी स्पिरिट एज की स्पिरिट्स होती हैं वो नेगेटिव, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। उससे कहने का मतलब क्या है कि सपोज की करो कि एक बंदा था, ठीक है, उसकी जो एज है वो 59 है, बट उसकी जो स्पिरिट की एज है ना वो 200 ईयर्स है। ओह ओके, तो उसकी शुरुआत हुए 200 साल हो चुके। हाँ, लेकिन इंसानी जन्म मतलब पर्टिकुलर, हाँ, उसकी लाइफ, हाँ, वो 59 है। हाँ। अब और दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मैं हूँ, है ना, मेरी एज 29 है, हाँ, या 31 है, जो भी है, और मेरे अंदर जो स्पिरिट की एज है वो 400 साल की है। सो बाय द एज ऑफ स्पिरिट, how the person on the planet would react to a particular situation would actually impact his actions. Then that will define either that's becoming a positive or a negative. No, it's not like that. But उसके आपको वो एक एग्जाम्पल है। वो एक एग्जाम्पल क्या है कि जो कार्मिक एबिलिटी ऑफ कर्मा है ना, कि काम करने की
जो कला है, अच्छा या बुरा, वो स्पिरिट की एज के हिसाब से होगी. मतलब अगर मेरी आपने मैच्योरिटी होती है ना, हाँ जी, हाँ जी. ये जरूरी नहीं है कि 59 साल का आदमी ज्यादा मैच्योर हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि 30 साल का आदमी कम मैच्योर हो. सही बात है. राइट. सो अगर आपकी स्पिरिट की एज ज्यादा है, तो जो इंसान अलाइव भी है ना, उसके जो वो उसके बिहेवियर के अंदर दिख जाएगा. राइट राइट. ये मैंने नोटिस करा है कि एक छोटी एज का बंदा इज मोर मैच्योर देन अ बड़ी एज का, तो मतलब उसकी स्पिरिट की जो एज है वो बहुत काफी मैच्योर है. सो यही होता है जब एक्चुअल स्पिरिट जो होती है उसको मैनिपुलेट आप छोटी एज पे ही कर सकते हो. जैसे सपोज करो कि कोई 30 साल की एज के अंदर मर गया, लेकिन उसकी जो स्पिरिट की एज थी वो भी 100-150 साल ही थी, आप उसको कर लोगे. ओके. मतलब ये बात सारी सुनी सुनाई है, बट मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि कई बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बड़े काम कर जाते हैं, है ना. सो उसका रीजन एक ये वन ऑफ द रीजन है उनकी स्पिरिट बहुत पुरानी है. तो वहां से आप ये रेफरेंस पॉइंट अगर इन चीजों को जोड़ के देखेंगे तो एक ना एक फैक्ट कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएगा, और वो कहीं ना कहीं सेंस बनेगी उस बात की, है ना. तो ऐसे इट वर्क्स दिस वे समहाउ. अच्छा सिद्धार्थ, हमने नेगेटिव चीज़ों की काफ़ी बात करी, और एंड करते करते मैं चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को एंड करते हुए थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं. आपकी बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी रही है, आपके दादा परदादा से चीज़ें शुरू हुई है. थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस को गाइड करिए कि किस तरह से इफ़ समवन वांट्स टू स्टार्ट हिज और हर स्पिरिचुअल जर्नी, किस तरह से इस चीज़ की शुरुआत होती है. हाउ कैन बी समवन लीन, हिंदी वाला लीन, इतना लीन कैसे हो सकता है. कई बार हम बस कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ऐसे करना चाहिए, ठीक है हम भी करते हैं, लेकिन अंदर से वो भाव नहीं आता है. अब कैसे आता है वो? अब आपने सबसे अच्छी बात बोली, भाव नहीं आता है. हाँ. अब एक तो होता है कर्मा, है ना, हम कर्मा को बिलीव करते हैं. अब इस युग में ना मैं पर्टिकुलरली, या इस एज के अंदर मैं पर्टिकुलरली ये मानता हूँ कि लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि अच्छे कर्म अच्छे कर्म अच्छे कर्म, और लोग एक्चुअली वो करने भी लग गए हैं. किसी हद तक अच्छे कर्म करते हैं लोग, लेकिन उस कर्म के पीछे का भाव जो होता है ना, वो नहीं. अच्छा कर्म तो किया, बट किस भाव के साथ किया, वो दैट मैटर्स, है ना. सो इंटेंट मैटर्स बेसिकली. सो मैं पर्टिकुलरली ये मानता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग कि आपको कोई भी जर्नी स्टार्ट करनी है ना, सो आपको उसके पीछे का अपना भाव देखना है कि वो भाव क्या है, आप उसे करना क्यों चाहते हो, और कितने लॉन्ग रन तक आप उसके साथ में रह सकते हो. सो भाव और फेथ आपका दोनों साथ साथ चलेगा. इसको शायद हम अलग तरीके से बोल सकते हैं, शुड नो द व्हाई बिहाइंड व्हाट यू डूइंग. करेक्ट. ठीक है. सो अब मैं भाव से क्या मानता हूं, मैं बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन देता हूं एक भाव की, किसी भी काम को करने के पीछे, कि अगर आपका भाव वैसा नहीं है जैसा एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है, सो आप उस काम को करो ही मत. आप मत करो, आप छोड़ दो. ठीक है. क्योंकि उसके पीछे अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वो फिर भाव नहीं है. मैं भक्ति के 2 टाइप होते हैं, मैं भूल गया क्या कहते हैं, कि अगर आप इस सोच से भक्ति कर रहे हो कि मेरे को ये मिल जाएगा, सो मत करो यार. तो आपने एक वो सुनी होगी, शिव अमृतवाणी के अंदर एक लाइन आती है कि शिव तो है श्रद्धा के भूखे, भोग लगे चाहे रूखे सूखे, भावना शिव को वश में करती, प्रीत से ही तो प्रीत है बढ़ती. तो आप जब तक वो प्रीत नहीं लगाओगे ना, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, या आप जिस भी भगवान को मानते हो, उस भक्ति का भी कोई काम नहीं है, उस जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाना चाहते हो उसका भी कोई काम नहीं है. ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर जब आप सुबह अपनी जो शुरुआत करते हो ना दिन की, वो किस तरह से करते हो. ठीक है. सो बहुत सारे लोग ओम से स्टार्ट करते हैं. सो ओम के अंदर पूरा ब्रह्मांड ही है एक हिसाब से, है ना. सो इट हेल्प्स रिसाइटिंग सिर्फ ओम, इट एक्चुअली हेल्प्स टू काम योर सेंसेस, टू काम योर माइंड. सो वो थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन आपको इनिशियली देना स्टार्ट कर देगा किसी ना किसी हद तक. और बाकी फिर आप या तो वीडियोस देख के सीख सकते हैं. बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जिनको आप सुन सकते हो, जैसे सदगुरु हैं, राइट. आई लव हिम, राइट. ही वुड बी गिविंग यू द रियल एसेंस ऑफ लाइफ, साइंटिफिक, mythological. So he connects both the worlds very very nicely.
सो ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं एक पर्टिकुलरली ऐसी गाइडेंस वे के अंदर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने भी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। बट हाँ कि इंटरनली आप स्पिरिचुअल सिर्फ इसी भाव से हो सकते हो कि मैं कर्म अच्छे करूंगा, बिना किसी को जताने के लिए या बिना कुछ करने के लिए, बस करते रहो। एक वो कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल, वैसा रहना चाहिए एक्चुअली। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, सोच समझ के बताना, क्योंकि क्वेश्चन लुक्स और साउंड्स वेरी सिंपल, बट आप इसको जितना मर्जी डीप में ले सकते हैं। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करना चाहते हैं। कि कोई भक्ति क्यों करे, क्या मिलेगा? यार वही मैंने आपने वही बता दिया कि मिलेगा। मिलेगा के लिए तो करनी नहीं है ना। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। मिलेगा यार, देखो संसार को देखने का नजरिया आपका क्या है ना, वो डिपेंड करता है ना। अगर आप भक्ति इसलिए कर रहे हो कि भगवान मेरे को 2 करोड़ रुपए दे दे, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं है, आपका हो सकता है। है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उसके लिए मत करो। आपको लगता है कि अगर आपके काम भक्ति करने से हो रहे हैं, आप करो। भगवान की आराधना करना बुरा नहीं है किसी भी उससे, बट वो एक फिर लालच वाली भक्ति हो गई ना। भक्ति तो अपने आप को भक्ति की जाती है मोक्ष के लिए। भक्ति कोई भी इंसान सांसारिक सुविधाओं के लिए नहीं करता, किसी ना किसी रीजन से तो करता है। नहीं, अगर मैं मोक्ष के लिए प्राप्ति कर लिए आ रहा हूँ, मोक्ष क्या है? मोक्ष ये कि भैया मैं साइकिल से निकलना चाहता हूँ। उसके अंदर का क्या, उसका भाव क्या हुआ? उसका भाव ये हुआ कि भगवान मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। इसके बाद वो भाव ये है कि मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, मेरे को संसारिक मोह माया के अंदर नहीं बंधे रहना, और इस जन्म के बाद। तो वो तो हो गया आपका कि जुड़ाव के, भगवान से ही जुड़ाव रखना है, वहां तक तो आपका ठीक। अब जो भाव हो गया मांगने वाला कि आज मैं मंदिर आऊंगा, इतने नारियल चढ़ाऊंगा, वो तो आपको उसमें भी बता दिया पीके ने कि ये डर की भक्ति हो रही है। ब्राइब देते हैं, ब्राइब दे रहे हैं, हाँ इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने का करूंगा। अब आपको एक बात बताओ, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। मुकेश अंबानी जी हैं या कोई भी अंबानी फैमिली है या बड़ी जितने भी हमारे लीडर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो क्या भगवान के पास जाके ये कह रहे होंगे कि मेरे को इतने करोड़ रुपए दे दो या इतना दे दो? क्या कमी है? क्या कमी है? उनको तो सब कुछ दिया हुआ है। उनको क्यों मिला है, क्या मिला है? प्रैक्टिकल चीजें इम्प्लीमेंटेशन भी तो की ना उन्होंने। अगर उन्होंने मांगा तो उन्होंने उसके ऊपर काम भी किया ना। फिर खाली मांगने से तो काम नहीं हो गया। वेरी ट्रू। तो वो आपके कर्मों में भी होना चाहिए। फिर अगर आप मांग रहे हो तो मांगने के हिसाब से जितना मांग रहे हो उतना, उससे डबल ट्रिपल आपको कर्म भी तो करना पड़ेगा ना। सो एट द एंड आपका कर्म और फेथ और इम्प्लीमेंटेशन पे गेम खत्म हो जाएगी। उसके अलावा भक्ति में मैं ये मानता हूँ कि शिव से ऊपर कुछ नहीं है। बाकी क्या बात है। ऑल्सो हमारा जो चैनल है ना सिद्धार्थ, दिस इज मोर ऑफ बिकम हॉरर एंड ब्लैक मैजिक एंड डार्क थिंग्स। दिस इज बिकम मोर ऑफ दिस। लेकिन क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहूँगा। आपने भी अपना पॉडकास्ट शुरू करा है और आप फोकस कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर, ट्रैवल को लेकर, मतलब काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज ऑफ नज़रिया प्रेजेंट करना चाहेंगे। अब क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हैं और मुझे ना एक अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि अब मैं जो नेक्स्ट पूछने वाला हूँ शायद यू कैन बी द राइट पर्सन। ओके, तो इस पॉडकास्ट को ख़त्म कर, दिस इज कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक। ओके, तो जो आज की हमारी जनरेशन है जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी एक बेस्ट सीख एज पर योर एक्सपीरियंस। सीख मतलब हिंदी वाला सीख। कंसिस्टेंसी जो है ना किसी भी काम को करने की, आपके पास वो होनी चाहिए। अब मैं आजकल एक ना किताब पढ़ रहा हूँ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ठीक है, आई एम सीकिंग हेल्प ऑफ कोच देवेंद्र नायडू। His name is Devendra Naidu and he belongs from Mumbai, right? So उसमें क्या होता है, उसमें ना टीचिंग होती है कि आपको कैसे बात करनी है ना, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, पॉडकास्ट की रिसर्च कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। सो जब मैंने उनसे पहली बार बात की तो उन्होंने मेरे को बताया कि शायद ना आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आई ऑलरेडी scaled a team of 2 people to 20 people now in 9 months, right? Nice. और उसके बाद, और मैं चाहता नहीं था ये, to be honest, तो जो last venture I was helping, right, somehow उनकी चीज़ें ठीक नहीं रही, है ना, and they had to ramp it down, and जो बच्चे उन्होंने हायर किए थे ना वो मेरे थ्रू थे। So अब मैं चाह नहीं रहा था कि वो जाए एकदम से। किसी को आपने 1 महीने में हायर किया और 1 महीने के बाद आप बोलो कि चले जाओ, इट वाज नॉट मेकिंग सेंस टू मी पर्टिकुलरली। सो मैंने बोला यार तुम लोग कहीं मत जाओ, आप यहीं रहो। सो
वो जो एक था ना कि चलो ये मेरे पास है, और जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आई है ना, तो वो उसने मेरे को बहुत 1 साल के अंदर बहुत मैच्योर और क्रिएटिव इंसान में बदला थोड़ा सा। सो पहली चीज यहाँ से क्या है कि आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, आपको कुछ भी करना है, ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, आज के वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर आपको कुछ भी बनाना है ना, तो बना तो सब लेंगे, पर किसके लिए बनाओगे, आपको वो ऑडियंस फाइंड करनी है, पहली चीज। उसके बाद जब आपको मिल गया, मिलने के बाद आपको उसके ऊपर लगे रहना। ये नहीं है कि आज आपने सोचा, कल आपने 4 लोगों को बताया, फिर 5वें दिन वो गायब हो गया, ऐसा नहीं। आपने सोचा, और सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस है ना, जो मैंने सीखी है अभी, वो है कि आप जो भी आप सोच रहे हो, आप हमेशा अपने पास एक पेन पेंसिल रखो, या आईपैड पे आप काम करते हो तो आप उसे लिख दो, आप उसे वहीं लिख दो। दिस इज द थिंग दैट आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेड आफ्टर आई स्टार्टेड वॉचिंग अंकुर वारिको। बहुत बड़ा इम्पैक्ट, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं, है तो नहीं, जब लिखोगे ना। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर जो मैं किताब बता रहा था आपको, आई स्टार्टेड रीडिंग इट। उससे जो अब मेरी लर्निंग चल रही है, उससे लर्निंग है कि आप हर किसी चीज को ना करने का ना सिर्फ बहाना ढूंढते हो, ठीक है, अपने आप को रीजन दे, अपने आप को रीजन देते हो। सो देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एक्सक्यूजाइटिस, ठीक है, इट इज एक्चुअली डिजीज। आपको पता भी नहीं है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 तरीके का एक्सक्यूजाइटिस होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि जो भी ये पॉडकास्ट आपका देख रहा हो ना, वो ये किताब जरूर पढ़े। इट वुड मेक यू एटलीस्ट नथिंग बट डिसिप्लिन एटलीस्ट, राइट। और किसी भी चीज को करने की ना आपको हैबिट होनी चाहिए। अब हैबिट से क्या मतलब है, सपोज करो कि आप कुछ बना रहे हो, आप नया काम करने की कोशिश कर रहे हो। उस नए काम को करने के लिए आपको ऑफिस जाना है, आपको सोना है, आपको जिम जाना है, आप सब काम करोगे। सो कई बार ऐसा होता है कि आप एक काम को एक दिन के लिए 3 घंटे दे सकते हो, बट वो 3 घंटे देने के लिए आपको डेली बेसिस के ऊपर उतना अपनी बॉडी के अंदर मोमेंटम लाना पड़ेगा, कि उतनी एनर्जी लानी पड़ेगी। वो सारे काम नहीं हो पाते कई बार। सो बट क्या हुआ कि जैसे मैंने नई नई बुक्स पढ़नी स्टार्ट की, है ना, सो मैंने उसको रिदम दिया कि आज मेरे को बड़ा मजा आया, मेरे को मैंने आज 50 पेज पढ़े पहले दिन, अगले दिन मैंने 60 पढ़े, अगले दिन 80 पढ़े। बट फिर मेरे को लगा कि यार आज मैं ऐसा है कि थका हुआ हूँ, तो आज नहीं हो पाएगा, आज मैं नहीं पढ़ता हूँ, है ना। वो जिस दिन पहला रूटीन टूटा ना, वो अगला भी टूट गया। मैंने सोचा यार पढ़ लेंगे, इतनी तो पढ़ ली, आधी तो पढ़ ली, वो अगला भी टूट गया। अब व्हाट ही डू इज माय कोच, सो वो डेली मेरे से एक ट्रैकिंग मैसेज मांगते हैं। सो उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो देयर आर 7 पैरामीटर्स कि जिसके ऊपर हमें काम करना है। उसके अंदर वो आपसे परसेंटेज लिखवाते हैं कि इतना % मैंने आज ये काम किया। सो द नंबर ऑफ पेजेस दैट यू हैव रेड ऑफ द बुक, उसके बाद हर परसेंटेज की ये इतनी % के अंदर मैंने ये काम किए है आज। सो जब वो चीज टूटी ना, 2 हफ्ते के जो फीडबैक उन्होंने मेरे को दिया, सो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप एक किताब का एक पन्ना भी डेली नहीं पढ़ पा रहे हो ना, सो द थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग द बेस्ट ऑफ यू इज कंसिस्टेंसी, राइट। कि आप सोच के देखो कि अगर वही पेज आप 10 करके डेली पढ़ रहे होते, तो आप हो सकता है कि आपने पेज ज्यादा पढ़ दी हो, बट आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हो। आपका ग्राफ अगर ऐसे जाके ऐसे नहीं आना चाहिए, आपका ऐसे 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 चलता रहना चाहिए। नीचे आ सकता है, बट या तो स्ट्रेट लाइन इज फॉर अ डेड पर्सन, राइट, कि डेली 10 कर रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। या आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन आदमी हो, बट अगर कोई भी काम कर रहे हो उसको इस कंसिस्टेंसी के साथ करो कि आपका मन भी लगा रहे। और एक पेज अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा विल इशू भी है। सो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो सिद्धार्थ, जितनी देर हमने हॉरर जिस इंटरेस्ट से हमने नहीं करा है, उससे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे बाकी बातें सुनने में आई, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी ज्यादा इंटरेस्ट शो करा है इस चीज में। और आई एम होपिंग अगर आपका कभी भी टाइम मिले, हम फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे। एब्सोल्युटली। एंड उसमें उस पॉडकास्ट को और आपके साथ जस्टिस होगा, यानी आपका ये कंटेंट निकलवाएंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज मोर फन, एंड दिस इज मोर वैल्यू इन इट, बिकॉज द रीजन इज वो पर्टिकुलरली मेरी खुद की लर्निंग्स है ना। अब आई डिड बीटेक
है ना कंप्यूटर साइंस के अंदर मेरे को एआई कभी समझ नहीं आया. आज पूरा वर्ल्ड इज डूइंग वर्किंग अराउंड एआई. आई हैव एम्प्लॉयड 2 people फॉर एआई फॉर माय प्रोजेक्ट्स. सो मैं उनसे बात भी नहीं कर पाता हूँ. एंड ऑल्सो the Gen Z generation is doing marvelous thing in AI. मेरी YouTube की जो content team है अभी जो editing के अंदर है, so they are all 22-23 years old people and they are doing wonderful jobs, right? So वो मेरी learnings का part है. तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको ये धंधा कैसे बनाना है, आपको इसको scale कैसे करना है ना, तो वहां तक हम जा सकते हैं. फिर से स्केड्यूल करते हैं. और मैं ज्यादा ग्रीडी फील कर रहा हूँ कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. एब्सोल्युटली एनी टाइम. एंड थैंक यू सो मच, आपने अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला. माय प्लेजर. स्पेशली जिस रूट से आप आए, मुझे पता है कि कितना खतरनाक रूट है, इतनी बड़ी गाड़ी लेके आए. सो थैंक यू सो मच. एंड मैं अपनी ऑडियंस से बोलूँगा वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें. ये प्योर हमने हॉरर नहीं करा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया सिद्धार्थ के लिए जस्टिस नहीं होता कि मैं उनसे प्योर हॉरर निकलवा रहा हूँ, जबकि बहुत सारी चीज़ें और निकल सकती थी. थोड़ी बहुत निकालने की कोशिश करी. सो समझने की कोशिश करें, वीडियो को प्यार दें. और वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो.